तो आई वेलकम टू द सरताज अकेडमी। कैसे हैं? उम्मीद है कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस बचे हुए अंतिम दिनों में डेली प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगा रहे होंगे, क्योंकि यही प्रैक्टिस सेट आपका स्कोर बढ़ाने में मदद करेगा। तो आइए देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए निकाला गया ये 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट है। तो सेट नंबर जो आज होगा यानी 17 होगा। इससे पहले 1 से लेकर के जो 16 प्रैक्टिस सेट है उसे अपलोड कर दिया गया है और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो जो अब तक नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जा कर के इसे देख सकते हैं। और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो आइए देखते हैं आज का सेट में क्या हुआ है, दिया हुआ है। इसमें 1 से लेकर के जो 40 तक का प्रश्न है ये मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। तो इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाता है, वहाँ से आप डाउनलोड करके मैथ और रीजनिंग का जो प्रश्न है उसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 41 है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। बताना है जिस समय भारत स्वतंत्र हुए तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है कौन था। तो ये हो जाएगा JP कृपलानी जो है इसके अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, यानी इसका जो है JP कृपलानी का यानी वास्तविक नाम कहेगा यानी पूरा नाम हो जाएगा जीवट राम भगवान दास। ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जीवट राम भगवान दास, इसका वास्तविक नाम था। और इसी के द्वारा जो है एक साप्ताहिक पत्रिका निकाला गया था जिसका नाम जो है विजिल था। ध्यान रखिएगा, विजिल पत्रिका निकाला गया था और इसी के द्वारा कृषक मजदूर प्रजा पार्टी का भी गठन किया गया था JP कृपलानी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है कि वर्ष 1908 में 6 वर्षों के कारावास की सज़ा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्र विचारधारा के नेता को दी गई थी। तो बताना है 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सज़ा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्र विचारधारा के नेताओं को जो है दिया गया था। तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था। और ध्यान रखिएगा, जब इसे यानी कारावास की सज़ा हुई थी तो उसी समय जो है यानी जेल में ही इन्होंने यानी 2 पुस्तक लिखा था। एक हो जाएगा आर्किटिक होम ऑफ द वेदाज और दूसरा हो जाएगा गीता रस। इन दोनों पुस्तक की रचना जो है यानी जेल में रहकर ही बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था। बताना है बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कौन था। तो बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था ये हो जाएगा सर एंड्रयूज फ्रेजर जो है बंगाल के गवर्नर थे उस समय। यानी इसका जो कार्यकाल था 1903 से लेकर के 1908 ईस्वी के बीच इसका कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक थे। बताना है जो राजा राम मोहन राय इसके द्वारा लिखी गई यानी पुस्तक हो जाएगा तोहफत उल मुहद्दीन। तो तोहफत उल मुहद्दीन जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक हो जाएगा। और ये जो लिखा गया था यानी फारसी भाषा में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? तो फारसी जो है यानी भाषा में लिखा गया था। और अगला क्वेश्चन है किसके प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो बताना है किसके प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो ये हो जाएगा DK कर्वे के जो है प्रयास से यानी महाराष्ट्र में प्रथम जो है महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल वन विस्तार लगभग जो है कितने प्रतिशत है। यानी कुल वन जो विस्तार है लगभग कितने प्रतिशत है। तो ये हो जाएगा लगभग जो है 24 पॉइंट कुछ है। तो 24% के आसपास जो है भारत में वन का विस्तार है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो बताना है कि किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो कौन सा पहाड़ी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों पर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ध्यान रखिएगा यही नीलगिरी पहाड़ी है जिस पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के जो है संगम मतलब पूर्वी घाट पश्चिम घाट का मिलन होता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कहेगा नीलगिरी पहाड़ी का तो डोडा बेटा जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है कि सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। बताना है कि सिंधु गंगा
के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो नई जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसे जो है यानी खादर के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखें, खादर हो जाएगा। वही कहेगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग यानी है, तो कुल जो है तटरेखा की कुल लंबाई कहेगा लगभग कितना हो जाएगा? तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये 6100 किलोमीटर जो है भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की कुल लंबाई है। ये वही कहेगा भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई, तो कुल तटीय रेखा की जो लंबाई है वो हो जाएगा 7516.5 यानी किलोमीटर इसकी लंबाई है। वही मुख्य वाला क्या कहेगा? तो यह हो जाएगा 6100 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये हो जाएगा तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। तो सांगपो जो है, सांगपो किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और ध्यान रखिएगा, और ये जो ब्रह्मपुत्र है इसे बांग्लादेश में कहेगा तो जमुना के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में जमुना हो जाएगा। वही कहेगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो बताना है कि भारत के यानी इन भारत के जो है किसको विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो ये हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2023 में किस पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? तो राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा प्रदान किया गया है तो किसे दिया गया अप्रैल 2023 में? तो ये हो जाएगा आम आदमी पार्टी को दिया गया है। और ध्यान रखिएगा वर्तमान में जो यानी राष्ट्रीय जो पार्टी है तो राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या वर्तमान में 6 गो है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 6 में से कौन कौन है? पहला हो जाएगा बीजेपी है, उसके बाद कांग्रेस है दूसरे, उसके बाद तीसरा हो जाएगा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा जिसको कहते हैं, उसके बाद चौथा हो जाएगा बहुजन समाजवादी पार्टी, अब पांचवा हो जाएगा नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी NPP, और वही छठा जो है आम आदमी पार्टी हो जाएगा जो कि अरविंद केजरीवाल का हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, और निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी NCP और जो भाकपा और तृणमूल कांग्रेस ये पहले भी राष्ट्रीय पार्टी थे, लेकिन इन सबको जो हटा दिया गया अभी। तो वर्तमान में मात्र 6 गो राष्ट्रीय पार्टी है जिसमें कि 6 गो का नाम आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर किन 2 देशों के बीच होता है? तो अजय वॉरियर जो होता है तो किन 2 देशों के बीच में होता है? तो ये हो जाएगा भारत और ब्रिटेन के बीच में अजय वॉरियर होता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 कब मनाया गया? बताना है कि विश्व जो है आर्द्र भूमि दिवस 2023 जो मनाया गया ये कब मनाया गया? तो ये हो जाएगा 2 फरवरी को मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा इस बार का जो थीम था, तो इस बार का थीम है वेटलैंड रेस्टोरेशन। इसको भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, बताइए विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या है? तो हो जाएगा वेटलैंड रेस्टोरेशन जो इस बार का थीम है। और ध्यान रखिएगा भारत में वर्तमान में कहेगा रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो 75 जो है रामसर साइट है अभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है कि महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए यानी साहस पहल है किस राज्य ने शुरू की है? बताना है कि साहस पहल जो है किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना सरकार के द्वारा यानी साहस पहल की शुरुआत की गई है। और अगला क्वेश्चन है कि हॉकी महिला जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जो है किस देश ने जीता है? बताना है कि जो हॉकी जो है जूनियर एशिया कप 2023 का जो खिताब जीता है तो ये किसने जीता है? तो ये हो जाएगा भारत के द्वारा जो है ये खिताब जीता गया है। और ध्यान रखिएगा भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर जो है ये खिताब जीता है और इसका आयोजन किया गया था जापान में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन्यजीव और उद्योग संघ यानी एसोचैम जो है कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बताना है कि भारतीय वन्यजीव जो है और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा यानी जो अजय सिंह है इसे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है
कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। बताना है कि जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर जो है नियुक्त किया गया है तो किसे किया गया है, तो ये हो जाएगा यानी A.K. मोहंती को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा A.K. मोहंती कहेगा तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अजित कुमार मोहंती, इसे जो है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई, तो कौन सी घटना है जो सर्वप्रथम घटित हुई, तो ये हो जाएगा यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था यह घटना। और पूना जो पैक्ट है ये हुआ था 1932 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था और असहयोग आंदोलन जो है ये हुआ था 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इसलिए सबसे पहले घटना तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है कि मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था। जो मोपला विद्रोह हुआ था तो ये हो जाएगा 1921-22 ईस्वी में हुआ था। और बताइए कि मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921-22 में तो ये कहाँ पे हुआ था, किस राज्य में हुआ था, तो ये हो जाएगा केरल में जो है ये हुआ था मोपला विद्रोह। तो ध्यान रखिएगा केरल के जो मालाबार क्षेत्र है वहाँ पे मोपला विद्रोह हुआ था और इसका नेतृत्व जो किया गया था अली मुसलियार के द्वारा जो इसका नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है कि इनमें से कौन सम्राट अकबर के यानी शासन में राजस्व मंत्री थे। तो बताना है कि अकबर के शासन के समय राजस्व मंत्री जो थे तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जो टोडरमल है ये राजस्व मंत्री थे। और इसी के द्वारा यानी टोडरमल ने 1580 में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था जो है लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू किया गया था, ये 1580 ईस्वी में लागू किया गया था यानी टोडरमल के द्वारा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसकी कृति है। बताना है कि जो शिल्पाधिकारम है ये किसकी कृति है, तो ये हो जाएगा इलांगो अडिगल के द्वारा लिखी गई ये कृति हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये तिरुवल्लुवर जो है इसके द्वारा लिखी गई यानी साहित्य हो जाएगा कुराल। तो ध्यान रखिएगा कुराल या कुरल जो है इसके द्वारा लिखी गई है तिरुवल्लुवर के द्वारा। और वही कहेगा यानी तिरुत्तक देवर, ये तिरुत्तक देवर जो है इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कहेगा तो ये हो जाएगा यानी जीवक चिंतामणि। तो जीवक चिंतामणि जो है ये लिखा गया है तिरुत्तक देवर के द्वारा। और वही कहेगा फिर ये शीतले जो सतनार है, इसका पूरा नाम शीतले सतनार है, इसके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है तो ये हो जाएगा मणि मेखलाई की रचना जो है शीतले सतनार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में शामिल था। तो बताना है कि मित्र राष्ट्र में जो शामिल था कौन था प्रथम विश्व युद्ध में, तो बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1914 से लेकर के 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसमें 2 राष्ट्र था, एक धुरी राष्ट्र एक मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में हो जाएगा इंग्लैंड भी था, फ्रांस भी था और रूस भी था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। वही धुरी राष्ट्र में कहेगा तो धुरी राष्ट्र में एक जर्मनी था और तुर्की था, तो ये सब जो है धुरी राष्ट्र में था। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है कि वहाई सोशलिज्म नामक पुस्तक का लेखक कौन है। बताना है कि जो वहाई सोशलिज्म नामक पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताएं। तो बताना है कि जो पुर्तगाली साम्राज्य है इसके संस्थापक का नाम बताना है, तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है यानी ये जो है पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक थे। और ध्यान रखिएगा यही अल्बुकर्क है जिसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। और ये जो है पुर्तगाल का जो है प्रथम जो है वायसराय जो है बन के भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1917 में पहली जो है देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई। तो बताना है कि भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित किया गया, तो ये जो स्थापित किया गया था तो कोलकाता में किया गया था। ध्यान रखिएगा भारत में प्रथम जूट मिल 1855 ईस्वी में स्थापित किया गया था। आगे है कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी होती है, यानी एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की जो समय अवधि होती है ये कितनी होती है, तो ये हो जाएगा
29 दिन से थोड़ी जो है अधिक होती है। और ध्यान रखिएगा, एक वर्ष में 12 पूर्णिमा और 12 जो है अमावस्या होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस जो है प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है। बताना है कि जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के जो बीच लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जो जाना जाता है तो ये हो जाएगा 38वीं समांतर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये कहेगा 49वीं जो है यानी पैरेलल जो लाइन है 49वीं, तो ये किन किन देशों के बीच में है। तो ये हो जाएगा अमेरिका और कनाडा के बीच में है, ध्यान रखिएगा। और ये रेड क्लिफ जो है तो रेड क्लिफ हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है कि अल्पस विश्व के सबसे बड़े पर्वत में से एक है। अल्पस पर्वतमाला इनमें से किस यूरोपीय देश की भौगोलिक सीमा के अंदर स्थित नहीं है। बताना है जो अल्पस पर्वतमाला है ये जो है यानी यूरोपीय देशों की जो है भौगोलिक सीमा के अंदर जो नहीं है, यानी किस यूरोपीय देशों के अंतर्गत नहीं है। तो ये जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेल्जियम। इस बेल्जियम के अंतर्गत जो ये नहीं आता है। इसका विस्तार जो अल्पस पर्वत है इसका विस्तार फ्रांस में है, जर्मनी में है, स्विट्जरलैंड में है और ऑस्ट्रिया में है, यानी इन सब देशों में, और इटली में है। इन सब देशों में इसका जो है विस्तार है। और ध्यान रखिएगा ये अल्पस जो पर्वतमाला है इसकी कहेगा सर्वोच्च जो शिखर है उस शिखर का नाम क्या है। ये हो जाएगा माउंट जो ब्लैक है, यानी माउंट यानी जो है ब्लैक, ये जो है सबसे जो है ऊंची चोटी है अल्पस पर्वत का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है कि भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों और उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है। तो आपको बताना है कि भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भू आकृति विज्ञान जो है शाखा स्थलाकृति और उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए संबंधित है, यानी भू आकृति जो है इसमें नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं। तो बताना है कि जो यूनेस्को के अनुसार जो एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं। तो ये हो जाएगा टोटल जो है 34 गुफाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा 34 गुफाओं में जैसे 17 गुफा जो है ये ब्राह्मण धर्म के लिए हो जाएगा, और 12 गुफा जो है बौद्ध धर्म के लिए हो जाएगा, और 5 गुफा जो है जैन धर्म के लिए है। यानी जो एलोरा की जो गुफा है ये 3 धर्म के लिए संबंध है, 3 धर्मों से इसका संबंध है। यानी एक हो जाएगा हिंदू धर्म हो जाएगा, दूसरा बौद्ध धर्म हो जाएगा और तीसरा जैन धर्म हो जाएगा। इन तीनों से इसका संबंध है, इसे भी इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है। तो बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में यानी किस पे जोर दिया गया है। तो इसमें जो जोर दिया गया है वह हो जाएगा अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर जो है जोर दिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिकतम भंडार है। तो बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिकतम भंडार है। तो कोयला का जो सबसे अधिकतम भंडार है तो ये हो जाएगा झारखंड में इसका भंडार अधिक है, यानी देश के कुल कोयला रिजर्व का लगभग 40% झारखंड राज्य में यानी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है। यानी बताना है कि कौन सा जो है भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है। तो ये कार्य का जो अधिकार है ये मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो कार्य के अधिकार किसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक जो है सिद्धांत जो है इसके अंतर्गत ये आता है, और इसका जो उल्लेख है आर्टिकल यानी 41 में जो है इसका उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। और ये छुआछूत रोकथाम हो जाएगा आर्टिकल 17 में हो जाएगा, और भाषण की स्वतंत्रता ये हो जाएगा 19 का जो ए आर्टिकल है उसमें जो है इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है कि कौन सा मौलिक यानी कौन सा मौलिक जो है अधिकार अब मौलिक
अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। बताना कि कौन सा जो है यानी अधिकार है, इन मौलिक अधिकार है जो अब मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, तो ये हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो इसे 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे हटा दिया गया और इसे जो है अभी 300 के जो क है इसमें रखा गया है, और पहले जो था ये यानी 19 का जो यानी च है उसमें, और जो अनुच्छेद 31 है उसमें जो है ये था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है? तो नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का जो अधिकार है ये किसके पास है? तो ये हो जाएगा संसद के पास जो है ये अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा होता है। प्रतिस्पर्धा क्या होता है, बढ़ जाएगी या घट जाएगी? तो प्रतिस्पर्धा जो होगा इन वैश्वीकरण के फलस्वरूप ये हो जाएगा बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है कि आयात एवं निर्यात पर लगने वाला कर, जो आयात एवं निर्यात पर लगने वाला कर है तो ये कौन सा कर हो जाएगा? तो इस पे जो कर लगता है उसे सीमा शुल्क कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आयात और निर्यात पे ये लगता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित हुई थी। तो प्रथम जो औद्योगिक नीति घोषित कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किया गया था। और आगे है कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ है? बताना है कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का जो मुख्यालय है ये मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा, इसका मुख्यालय जो है बेसेल में है, यानी स्विट्जरलैंड के जो बेसेल है वहाँ पे इसका मुख्यालय है, और इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना जो किया गया था 1930 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर पहली बार किस वर्ष में अधिरोपित किया गया था? बताना है कि सेवा कर भारत में पहली बार जो है अधिरोपित किया गया तो कब किया गया था? तो ये हो जाएगा 1994 ईस्वी में पहली बार जो इसे लाया गया था। और आगे है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में किस वर्ष बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति बनी थी? बताना है कि बंगाल में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जो भीषण अकाल हुआ था तो वो किस समय हुआ था? तो ये हो जाएगा 1770 ईस्वी में जो है बंगाल में भीषण जो है अकाल की स्थिति बनी थी। और आगे है कि निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? बताना है कि लंदन में जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें शामिल नहीं हुआ था ऑप्शन के अनुसार, तो इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये शामिल नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 84 है कि प्रसिद्ध संघाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित एक वार्षिक जो है सांस्कृतिक उत्सव है? बताना कि प्रसिद्ध संघाई जो यानी उत्सव पूर्वोत्तर भारत के राज्य में हुआ है ये कहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है? तो ये हो जाएगा मणिपुर में इसका आयोजन किया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और पूर्वोत्तर के कुछ राज्य जैसे त्रिपुरा है यहाँ पे आयोजन किया जाता है खारची पूजा, लाई हरोवा, इस सब का उत्सव जो है मनाया जाता है त्रिपुरा में। वही कहेगा नागालैंड में जैसे हॉर्नबिल है नागालैंड में मनाया जाता है। और उसके बाद मिजोरम में कहेगा तो चापचारकूट जो महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा पूर्वोत्तर का जितने भी यानी उत्सव है इस सब को याद कर लीजिए क्योंकि ये सब जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की गृह भूमि है? तो कोरोमंडल तट जो है निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की यानी गृह भूमि है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में जो है यानी कोरोमंडल तट जो है पड़ता है। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार में धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? बताना है जो धुआं कुंड जलप्रपात है ये बिहार में कहाँ पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सासाराम में जो है ये स्थित है। ध्यान रखिएगा धुआं कुंड सासाराम से लगभग 15 किलोमीटर दूर कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित है। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार में चाय उत्पादन के लिए किस जिला को जाना जाता है? तो चाय उत्पादन के लिए कहेगा बिहार में किस जिला को जाना जाता है? तो ये जिला हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा चाय उद्योग के लिए किशनगंज और दिया सलाई उद्योग के लिए कहेगा तो कटिहार हो जाएगा। और वही कहेगा मुजफ्फरपुर में जो
कांटी है वो ताप बिजली घर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है कि बिहार का कौन सा शहर प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए उभरता शहर है। बताना है प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए उभरता शहर बिहार का कौन सा जो शहर है, तो ये हो जाएगा हाजीपुर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा हाजीपुर का केला, तो यही हाजीपुर है जो कि प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए जो है उभरता हुआ शहर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। बताना ये जो राउत जो है नाचा है ये कहाँ का जो है प्रसिद्ध जो है ये नृत्य है, तो ये हो जाएगा, ये कहाँ का है, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ का है। तो छत्तीसगढ़ जो है किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन थी। यानी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कहेगा निम्नलिखित में से कौन थी, तो ये हो जाएगा यानी सुमित्रा सेन। ये सुमित्रा सेन जो है यानी पहली अभिनेत्री थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन है। तो सबसे दुर्बल अम्ल की बात किया जाए तो ये हो जाएगा यानी ऑप्शन के अनुसार बेंजोइक अम्ल, ये सबसे जो है दुर्बल जो है अम्ल होता है। ध्यान रखिएगा सभी कार्बनिक जो अम्ल है वो दुर्बल अम्ल ही होता है और अम्ल का पीएच मान जो होगा 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है। यानी मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अग्र मस्तिष्क जो है यानी सोचने वाला जो है ये मुख्य जो है भाग होता है। अगला क्वेश्चन है कि खाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सत्य है, तो इसके बारे में बताना है। खाद के विषय में तो इसमें हो जाएगा कि यह मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करती है, तो करता है, बिल्कुल सही है। जो खाद है ये मृदा की जल धारण क्षमता में जो है वृद्धि करता है, तो ये सही हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है यह गैस के विनिमय रोकने के लिए मृदा को जो है अरंध्री बनाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और तीसरा है यह मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि करता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही है। और चौथा है ये मृदा की संरचना को बेहतर बनाता है, तो ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर 1, 2, 3 2 नहीं, इसके उपयुक्त में से 1 से अधिक यानी 1 और 3 हो जाएगा और 4 भी इसका आंसर है, इसलिए उपयुक्त में से 1 से अधिक जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है कि कौन जो है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का एक उदाहरण है। तो पारंपरिक स्रोत जैसे पेट्रोलियम कोयला ये सब क्या होता है, पारंपरिक स्रोत है, तो इसका जो है यानी कौन हो जाएगा, तो ये पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है, तो ये सब क्या है, पारंपरिक स्रोत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। और ये पवन ऊर्जा जो है ये गैर पारंपरिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि पानी में एक अम्ल या क्षार का विलयन करने को किस नाम से जाना जाता है। बताना है कि पानी में एक अम्ल या क्षार के विलयन करने को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो जाना जाता है तो ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी इन दोनों का जब रिएक्शन कराया जाता है अम्ल और क्षार का, तो उससे जो है ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा जो है बाहर निकलता है, तो उसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जो ऊष्मा को अवशोषित करेगा तो उसे ऊष्मा जो है शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है। बताना है कि नारियल की जो छाल है इसका जो है निर्माण किस जो है उत्तक द्वारा होता है, तो ये जो होता है ये हो जाएगा यानी जो स्क्लेरेन्काइमा है उसके द्वारा होता है। तो स्क्लेरेन्काइमा जो है किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। यानी सोडियम जो बाइकार्बोनेट है इसका सामान्य नाम कहेगा तो क्या हो जाएगा, यानी ये जो बेकिंग सोडा है इसका सामान्य नाम हो जाएगा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान रखें इसका सूत्र कहेगा तो क्या हो जाएगा NaHCO3 जो है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी इसका सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 है कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पैरविक का यानी विघटन कहाँ होता है। यानी ऊर्जा का उपयोग करते हुए पैरविक का विघटन कहाँ होता है, तो इसका जो विघटन होता है ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में जो है इसका विघटन होता है। अगला क्वेश्चन है कौन वंशानुक्रम की इकाई है।
तो बताना है वंशानुक्रम की जो इकाई है ये कौन हो जाएगा, तो ये जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इसका इकाई जीन होता है। तो जीन किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और डीएनए जो होता है, डीएनए सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। अगला क्वेश्चन है कौन जो है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, तो जंतु का कहेगा सबसे बड़ा समूह कौन है, तो ये ऑर्थोपोडा जो है जंतुओं का जो है सबसे बड़ा समूह होता है, ऑर्थोपोडा। अगला क्वेश्चन है वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी इसका सी आंसर हो जाएगा, यानी घटता है और वायु के बहने की चाल जो है कम होती है। जब जो है यानी इसका क्षेत्रफल यानी घटेगा और वायु के बहने की चाल जब कम होगा तब जो वाष्पन के कारण जो है शीतलन की प्रक्रिया जो है धीमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है, तो ध्यान रखिएगा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये हो जाएगा डार्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वही कहेगा लेमार्क के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तो फिलॉसफी जूलॉजिक जो है ये लेमार्क के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और ध्यान रखिएगा ये डार्विन जो है इसने विकासवाद का सिद्धांत का जो है यानी जो है प्रक्रिया दिया था, यानी डार्विन हो जाएगा विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या है, तो बताना कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई जो है छवि की विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता हो जाएगा समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टा और आभासी जो है इसका छवि होता है। अगला क्वेश्चन है कि अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है, तो बताना जो अफीम है इसका वनस्पतिक नाम कहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका वनस्पतिक नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम जो है इसका वनस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन है नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बलों यानी फोर्स में से जो है कौन जिम्मेदार है, बताना है कि नदियों में पानी के बहाव के लिए जो बल जिम्मेदार है वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण जो है बल हो जाएगा। और आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बहुलक नहीं है, बताना है कि कौन जो है बहुलक ऑप्शन के अनुसार नहीं है, तो ये घी जो है यानी ये घी जो है बहुलक नहीं है। ये घी क्या है, तो घी जो है यानी वासा है, वासा हो जाएगा, इसलिए जो है इसका आंसर जो है हो जाएगा 1 नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो बताना है कि मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा हिस्सा है ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा ये हिस्सा है और ये मस्तिष्क का अग्रभाग होता है सेरेब्रम। अगला क्वेश्चन है कि वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कनों की दर क्या होती है, तो बताना है कि जो वयस्क है उसमें सामान्य रूप से दिल के धड़कनों की दर क्या होती है, तो दिल के धड़कनों की जो दर होती है ये हो जाएगा 60 से यानी 100 के बीच में जो है प्रति मिनट इसका धड़कन होती है। आगे है कि निम्न में से कौन सी वायरल बीमारी है, बताना इनमें से कौन सा वायरल बीमारी है, तो वायरल जो बीमारी है ये पोलियो भी वायरल बीमारी होता है और ये चिकन पॉक्स जो है ये भी जो है वायरल बीमारी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। और ध्यान रखिएगा ये पोलियो जो है इस पोलियो का टीका का खोज किसने किया, तो ये हो जाएगा यानी जो जॉन ई साल्क है इसके द्वारा जो है पोलियो का यानी वैक्सीन का खोज किया गया है जॉन ई साल्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 है कि धूम कोहरे के विषय में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है सत्य है, बताना है धूम कोहरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से जो है 1 से अधिक जो है सत्य है। जैसे प्राय सर्दियों में बनता है, बिल्कुल सही है, प्राय सर्दियों में बनता है धूम कोहरा। उसके बाद धुएं और कोहरे से बनता है, तो ये भी जो है सही हो जाएगा, धुएं और कोहरे से बनता है। उसके ओजोन के अपक्षय करता है, तो ये गलत हो जाए, ओजोन का अपक्षय नहीं करता है। और दमा एवं खांसी उत्पन्न होती इससे, तो ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो विचार करना है निम्नलिखित कथनों पर। पहला इसमें दिया हुआ है
कि थर्मामीटर मतलब डक्टिव थर्मामीटर का मापन स्केल जो है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो बिल्कुल सही है। डक्टिव थर्मामीटर का जो मापन होता है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ये सही है। दूसरा है डक्टिव थर्मामीटर पारा का प्रयोग किया जाता है इसमें, तो ये भी जो है सही है। और डक्टिव थर्मामीटर का निर्माण फ़ारेनहाइट में किया जाता है, तो ये भी सही है। इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग में लाता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है किस दर्पण का प्रयोग करता है, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। और आगे है कि कौन सा रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन का जोड़ा है, तो रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन का जोड़ा कहेगा तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। तो ये जो होता है यानी रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, बताना कौन जो है इसमें वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा यूट्रोफिकेशन। तो ये यूट्रोफिकेशन जो होता है ये वायु प्रदूषण से इसका संबंध नहीं है, बाकी स्मॉग और अम्ल वर्षा इस सब से जो वायु प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन के मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में जो है कार्य करता है, तो बताना है कौन है जो कि अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और जो है निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा यानी ई हो जाएगा। तो इसका जो कार्य करता है अंतर्द्रव जालिका, जो अंतर्द्रव जालिका कोशिकांग होता है वो जो है इसमें कार्य करता है, तो इसमें कहीं नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर सरंध्र और कला पदार्थ है, यह कार्बन का लगभग जो है शुद्ध रूप है, तो कार्बन का शुद्ध रूप कहेगा तो ये कौन सा हो जाएगा, ये जो यानी कोक है यही हो जाएगा। कोक एक कठोर सरंध्र और कला पदार्थ है, यह कार्बन का लगभग जो है शुद्ध रूप माना जाता है इसे। और कोक में जो लगभग 90% भाग जो है कार्बन होता है, यानी 98% भाग जो है कार्बन होता है। आगे है कि समशीतोष्ण घास के मैदान किसकी खेती के लिए आदर्श होती है, यानी समशीतोष्ण घास के मैदान जो है किसकी खेती के लिए आदर्श होता है, तो ये हो जाएगा गेहूं के लिए जो है ये आदर्श होता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय जानवर नहीं है, बताना कि कौन इसमें जो एक ध्रुवीय जानवर नहीं है, तो ये हो जाएगा यानी जो लीमर है, ये लीमर जो है ध्रुवीय जानवर नहीं है, ठीक है। और बाकी जो है यानी सफ़ेद फर और सपाट पैर त्वचा के नीचे वसा जो है विशेष ध्रुवीय जो भालू को अत्यधिक ठंड में अनुकूल बनाने में मदद करता है। आगे है कि ऐसे स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती है वह क्या कहलाते हैं, बताना ऐसे स्थान जहाँ बस्तियाँ जो विकसित होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो वे हो जाएगा बसाव स्थान उसे कहा जाता है। और अगला है कि निम्नलिखित में से क्या जो है यानी बहिर्जनित बल के कारण घटित होता है, तो बहिर्जनित बल के कारण जो घटित होता है तो क्या घटित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपर्दन जो है यानी बहिर्जनित बल के कारण घटित होता है। तो आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना आप सबका नंबर जो है यानी सही हो रहा है। और साथ में जो है इस चैनल को जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।